बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो आपके सामने है और ये है जी स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज जो चार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, मीथेन, ईथेन, ईथीन और ईथाइन, इनके स्ट्रक्चर भी आपको नज़र आ रहे हैं जी। ये स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं जी और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है जी, ये आज का हमारा मौजू है जी। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे वो तमाम का ताल्लुक चैप्टर नंबर 7 से है जी। और आज के लेक्चर में मीथेन, ईथेन, ईथीन और इथाइन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे। सबसे पहले मीथेन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे जी। तो मीथेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अल्केन फैमिली का पहला मेंबर है। और अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका CH4 है जी। तो मीथेन का स्ट्रक्चर और वो भी हाइब्राइड ऑर्बिटल थ्योरी से, ये आप कहें जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से किस तरह से बनाया जाता है, आइए देखते हैं। तो मीथेन के अंदर एक क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो एक हाइड्रोजन है और दूसरा कार्बन है जी। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भी 1 होते हैं। इसका मतलब है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है जी। तो s ऑर्बिटल है जी और उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सेंट्रल एटम की बात करें तो सेंट्रल एटम आपका कार्बन है जी। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है जी। इसका मतलब ये है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कुल तादाद 6 है जी। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p2 है जी। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है जी। और ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हुन्स रूल के तहत आपको करके दिखाई गई है। और यहाँ पर S के अंदर आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जबकि P के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है जी। तो जब ये कार्बन बॉन्डिंग करने जाता है जी तो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है जी और अपने इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर देता है और वो इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, जिसके अंदर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं जी। तो हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले या बॉन्डिंग करने से पहले कार्बन क्या करता है, जो कि सेंट्रल एटम है, वो अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड कर लेता है और यानी अपने s ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को वैकेंट p ऑर्बिटल के अंदर भेज देता है और ये काम होता है सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है जिसके अंदर कार्बन के तमाम इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है जी, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। कार्बन को सेंट्रल एटम मैंने इसलिए कहा है जी कि कार्बन के पास जिस एटम के पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेंट्रल एटम कहलाता है जी। तो कार्बन के पास यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो अनपेयर्ड है। तो कि कार्बन के पास हाइड्रोजन के मुकाबले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो कार्बन आपका सेंट्रल एटम कहलाएगा। तो मीथेन के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है और इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि सेंट्रल एटम के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है जी उस पर आपका मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड करता है। अच्छा जी, हो रहा क्या, ये पहली बात लिखी हुई है जी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है मीथेन के अंदर क्योंकि मीथेन ने मजीद 4 बॉन्ड बनाने हैं जी। और यानी कार्बन ने मजीद 4 बॉन्ड बनाने हैं और वो चारों बॉन्ड किसके साथ बनाने हैं, हाइड्रोजन के साथ बनाने हैं। अभी आपने फार्मूला देखा था CH4 फार्मूला है जी। तो इसका मतलब है कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाने हैं और किसके साथ बनाने हैं जी, हाइड्रोजन के साथ बनाने हैं। और इसके लिए उसे 4 ऑर्बिटल्स, 4 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे और 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स को क्रिएट करने के लिए उसे अपने 4 ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करना पड़ेगा। यानी ये एक s ऑर्बिटल और ये तीनों ही p ऑर्बिटल ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे और इसके नतीजे में आपको 4sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो ये s ऑर्बिटल है जी, ये px ऑर्बिटल है, ये py ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल है। ये चारों इंटरमिक्स होंगे और जब चारों इंटरमिक्स होंगे तो ये 4 बनाएंगे जी ये हाइब्राइड ऑर्बिटल। तो ये 4 इनके नंबर हैं, जितने मिक्स होंगे
उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि तो 4 इंटरमिक्स हुए हैं इसलिए 4 आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की शक्ल है जी जो इन सबसे मुख्तलिफ है जी, और चारों ही इस शक्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल की खास बात ये होती है जी कि दे हैव सेम शेप एंड सेम एनर्जी। तो ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है जी, जिस तरह से बने हैं उस तरह से इनका नाम रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर एक एस और 3 पी ऑर्बिटल शामिल है जी, इसलिए इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और क्योंकि ये जिन ऑर्बिटल से मिलके बने हैं उनकी क्वांटिटी 4 है, इसलिए ये कहलाते हैं 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आपको यहाँ बात समझ में आ गई होगी, ये 4 इनकी तादाद है जी, और sp3 इनका नाम है। और sp3 इनका नाम किस तरह से पड़ा वो मैंने आपको बता दिया जी, क्योंकि इसमें एक s ऑर्बिटल और p1 p2 p3 तो 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, इसलिए ये आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। अब जब ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे तो अब ये क्या होंगे, ये अपने आप को अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के बाद ये टेट्राहीड्रल शेप के अंदर अरेंज होंगे 109.28 डिग्री पे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 3D स्पेस के अंदर इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो, ताकि इनके दरमियान मिनिमम रिपल्जन हो जी। तो ये जो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये अरेंज होंगे। तो ये पहला आपकी लोब है, इसको लोब कहते हैं जी। ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल ने अपने आप को 109.28 डिग्री के एंगल पर अरेंज किया है। ये जो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल नजर आ रहा है सामने की तरफ, ये असल में सामने की तरफ नहीं है, बल्कि ये इस स्लाइड के पीछे की तरफ है। तो 3D स्पेस को जरा अपने दिमाग में लेके आइए, और ये ऑर्बिटल जिसपे मैंने ये लाल ये रेड पॉइंटर रखा हुआ है जी, तो ये आपको अभी तो सामने की तरफ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो इमेज है वो 2D इमेज है जी। लेकिन इस ये जो ऑर्बिटल है जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये समझ लें कि पीछे की तरफ है, और ये सारे के सारे ये 3D के अंदर अरेंजमेंट है जी। तो ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है, यानी 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज होते हैं टेट्राहीड्रल फैशन के अंदर, और इन तमाम ऑर्बिटल के दरमियान जो एंगल होता है जी वो कितना होता है, 109.28 डिग्री का होता है जी। तो ये आपके 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जी। अब अभी तक कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई, अभी तक कोई बॉन्डिंग नहीं हुई, अब बॉन्डिंग होनी है जी। अब क्या होगा जी कि जो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल हैं जी, ये अब आपको 4 लोब्स नजर आई थी, 4 कॉर्नर नजर आए थे जी। तो ये 4 कॉर्नर को एक एक करके हाइड्रोजन क्या करेगा जी, ओवरलैप करेगा, और उसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड मिलेगा जी। तो ये आपके 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के जी, और ये आपके हाइड्रोजन के 4 s ऑर्बिटल हैं जी। और अब ये लीनियर ओवरलैपिंग करने जा रहे हैं। जब भी लीनियर ओवरलैपिंग होती है तो उसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड मिलता है जी। तो ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब हाइड्रोजन इसको आके ओवरलैप कर रहा है, ये आपने हाइड्रोजन ने इसको आके ओवरलैप किया, ये दूसरे हाइड्रोजन ने आके ओवरलैप किया, ये तीसरे हाइड्रोजन ने आके ओवरलैप किया, ये चौथे हाइड्रोजन ने आके ओवरलैप किया। इसका मतलब है जी 4 सिग्मा बॉन्ड आपको मिले हैं जी। तो ये आपके मीथेन का शेप है जी। और ये जो 4 सिग्मा बॉन्ड आपको मिले इन्हें क्या कहते हैं, इनका क्या नाम है, इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे जी। तो आपने मीथेन का स्ट्रक्चर बना लिया जी। अब जो मीथेन का जो स्ट्रक्चर बनाए, अब उसके अंदर क्या डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है इम्तिहान में भी, उसको हम देखने जा रहे हैं जी। तो सबसे पहले तो ये लिखा जाता है जी कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं जी। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 3 और 4 है, क्योंकि 4 लीनियर ओवरलैपिंग हुई है जी। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 4 है जी। इसमें से सिग्मा बॉन्ड कितने हैं जी, तो सारे के सारे ही सिग्मा है, क्योंकि सारे की सारी जो ओवरलैपिंग हुई है वो लीनियर हुई है जी। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की बात करें जी, तो कोई भी ओवरलैपिंग पैरेलल नहीं हुई है। इसका मतलब है कि सारे के साथ यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। अब ये सबसे अहम चीज है जी कि पाई या सिग्मा बॉन्ड किस किस्म के हैं जी, तो ये बात लिखनी है जी। तो ये आपको देखना पड़ेगा जी कि ये जो है इसको sp3 कहते हैं, और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल क्या कहते हैं जी, s कहते हैं जी। तो ये सिग्मा sp3s इस सिग्मा बॉन्ड का नाम है जी। ये ब्लू वाला क्या है जी, sp3 है। ये रेड वाला क्या है जी, s है जी। तो इस बॉन्ड का नाम क्या हो गया, sp3s हो गया। सेंट्रल एटम का पहले लिखा जाता है नाम, और हाइड्रोजन का नाम बाद में लिखा जाता है। और ये हाइड्रोजन और सेंट्रल एटम का नाम नहीं लिखा जाता, बल्कि इनके ऑर्बिटल्स का नाम लिखा जाता है। तो सेंट्रल और जो एलिमेंट है कार्बन, उसके ऑर्बिटल्स क्या कहला रहे हैं, sp3 ऑर्बिटल्स कहला रहे हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहला रहे हैं। और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन की नहीं है, इसलिए s ऑर्बिटल कहला रहे हैं। और सिग्मा का मतलब है लीनियर ओवरलैपिंग, तो
तो इनका नाम होता है सिग्मा sp3s और इनकी कुल तादाद कितनी है, 4 है। पाई बॉन्ड है ही नहीं, इसका मतलब आप नील लिख देंगे। बॉन्ड एंगल कितना है ये आपने पहले पढ़ लिया था, 109.28 डिग्री है। और इसकी शेप क्या है जी, टेट्राहीड्रल है जी। तो ये आपने मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना सीखा जी। इस स्लाइड के अंदर जो कुछ भी दिया हुआ है ये इम्तिहान में लिखना लाजमी है जी। इससे कम करेंगे, पीछे वाली चीजें ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इससे कम करेंगे यानी इस शेप को ड्रॉ नहीं करेंगे और इस डिस्क्रिप्शन को नहीं लिखेंगे तो फिर आपका ये सवाल मुकम्मल नहीं होगा। तो इम्तिहान में अगर स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन बनाना ड्रॉ करने के लिए आता है तो कम से कम आपको ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट बनाएं, कोई मसला नहीं है। और ये आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी, अल्फाज में ना लिखें लेकिन इस तरह लिखें, ये जरूरी है। बहुत अच्छा है कि अल्फाज में भी लिख दें, तो ये चीजें जरूरी है जी। तो मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और मीथेन के स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन लिखना ये इस सवाल को मुकम्मल करेगा। इथेन का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे जी। आपने पीछे वाली स्लाइड के अंदर मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना सीखा। अब इथेन का स्ट्रक्चर किस तरह ड्रॉ होता है जी, इस पे हम बात करने जाएंगे। इथेन भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अल्केन फैमिली का दूसरा मेंबर है जी। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C2H6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं जो उससे पहले भी आपने देखी थी। तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन भी एक है। कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की 1s1 है जी, एक ही इलेक्ट्रॉन है और 1 पेयर्ड है जी। कार्बन की बात करें, एटॉमिक नंबर 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p2 है जी। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी, उसके अंदर s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है, जबकि p के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है जी, अनपेयर्ड है जी। सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और बॉन्डिंग से पहले और हाइब्रिडाइजेशन से पहले अपने इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर भेज देगा और इसके पास चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है जी। ये मैंने पीछे भी बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पे तेज बताया और आगे भी मैं इसको तेज बताऊंगा जी। अब क्या होनी है जी, अब भी आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी है। आप कुछ भी ना करें, आपका पास जो C2H6 जो लिखा हुआ है आप इसको तोड़ के जरा लिखिए। जब आप इसको तोड़ के लिखेंगे यानी दोनों कार्बन को अलग अलग करके लिखें तो आप लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब सिर्फ आप एक कार्बन को ले लें यानी इसको बीच से जरा एक लाइन लगा लें और देखें कि एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं। तो एक कार्बन ने यहाँ अभी भी 4 बॉन्ड बनाने हैं। एक बॉन्ड तो कार्बन ने कार्बन के साथ बनाना है और CH3 का मतलब 3 बॉन्ड कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बनाने हैं जी। तो जवाब आया 4। तो जब भी सेंट्रल एटम ने 4 बॉन्ड बनाने होंगे तो उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है जी कि s ऑर्बिटल और तीनों ही p ऑर्बिटल ये इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। तो जब 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं तो आपको 4s4 इनकी क्वांटिटी है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज होंगे टेट्राहेड्रल फैशन के अंदर जी और ये बनाएंगे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसकी शक्ल आपके सामने है, जो आपने पहले भी देखी थी। तो ये बात आपके लिए नई नहीं है। हाँ, अब अहम बात है जी। और अब क्या बात है जी कि ये जो आपके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं एक कार्बन के, ये दूसरे कार्बन के इसी तरह 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करने के बाद ये लीनियर ओवरलैपिंग होगी और लीनियर ओवरलैपिंग के नतीजे में ये पहला सिग्मा बॉन्ड आपको मिलेगा। और इस सिग्मा बॉन्ड का नाम क्या होगा जी, स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल है, एंगल 109.28 डिग्री है। स्ट्रक्चर असल में आधा करके देखा जाता है, आप पूरे को तसव्वुर ना करें, आप आधे को देखें। आधे से अभी भी आपका स्ट्रक्चर कैसा है जी, टेट्राहेड्रल है। यहाँ पर एक और टेट्राहेड्रल बन रहा है जी, तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही कहलाता है। और ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसका नाम भी sp3 है और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम भी sp3 है। इसका मतलब है इस बॉन्ड का नाम है सिग्मा, सिग्मा का मतलब है लीनियर ओवरलैपिंग। इसका नाम भी sp3 है और इसका नाम भी sp3 है, तो ये कहलाएगा सिग्मा sp3 बॉन्ड। अब जब ये सिग्मा sp3 बॉन्ड बन गया तो आप देखें 6 लोब्स आपको खाली नजर आ रही हैं। इसका मतलब है अब 6 हाइड्रोजन आके इनको ओवरलैप करेंगे। तो अब 6 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स अब इन लोब्स को आके लीनियर ओवरलैपिंग करने जा रहे हैं यानी 6 मजीद सिग्मा बॉन्ड बनेंगे जी। तो ये पहला सिग्मा बॉन्ड, ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड, ये चौथा, पांचवा और छठा सिग्मा बॉन्ड। तो ये आपका क्या हो गया, ये इथेन का स्ट्रक्चर हो गया जी।
तो इथेन के अंदर कुल कितने सिग्मा बॉन्ड है आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। ये पहला सिग्मा बॉन्ड है और इसका नाम क्या है जी, सिग्मा sp3s है जी। और इस सिग्मा बॉन्ड का नाम क्या है जी, सिग्मा sp3s। इसका नाम था सिग्मा sp3 क्योंकि ये भी sp3 था और ये भी sp3 था। और ये जो 6 सिग्मा बॉन्ड बने हैं इन सब एक जैसे हैं और इनका नाम क्या है जी, सिग्मा sp3s। तो कुल 7 सिग्मा बॉन्ड आपको इसके अंदर नजर आ रहे हैं और ये सारे के ही क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बी कोवेलेंट बॉन्ड है और पाई बॉन्ड बी कोवेलेंट बॉन्ड है। इसकी डिस्क्रिप्शन लिखने जाएंगे जी। तो ये आपने शेप ऑफ इथेन को देखा जी। टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं जी 7 हैं जी। ये 6 आपको ब्लू से नजर आ रहे हैं जी और एक आपको ये पिंक में नजर आ रहा है जी। तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर सारे के सारे ही सिग्मा बॉन्ड है यानी 7 सिग्मा बॉन्ड है जी। पाई बॉन्ड की बात करें तो इसमें पाई बॉन्ड कोई भी नहीं है जी। सिग्मा बॉन्ड की किस्म की बात करें जो तो सिग्मा बॉन्ड 2 किस्म के हैं, ये सिग्मा sp3 एक है जी और सिग्मा sp3 एक है और सिग्मा sp3s कुल कितने हैं जी, 6 हैं। तो यही बात आपने यहाँ पे लिख दी जी कि सिग्मा sp3 एक है जी और सिग्मा sp3s कितने हैं, 6 हैं। ये बात आपने लिखी जी। टाइप ऑफ पाई बॉन्ड कोई है ही नहीं इसलिए आप नील लिखेंगे जी। बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल आप यहाँ पर देखते हैं जी वो 109.28 डिग्री है, उसको आपने मेंशन किया। और शेप क्या है जी, शेप मॉलिक्यूल को आधा करके देखी जाती है तो शेप है इसकी टेट्राहेड्रल। तो आपने इथेन की मुकम्मल डिस्क्रिप्शन को इस स्लाइड के अंदर दे दिया। इस बात का ख्याल रखिएगा कि इम्तिहान में अगर इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आए तो इस स्लाइड के अंदर जो चीजें भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं कम से कम वो इम्तिहान में लिखना लाजिम है। यानी आप इस इथेन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें और स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद आप इसकी डिस्क्रिप्शन को मेंशन करें जी। तो ये 2 बातें आपने लाजमी लिखनी है। अगर इसी डिस्क्रिप्शन को आप अल्फाजों की फॉर्म में लिख सकते हैं तो आप लिख दें, लेकिन जो असल नंबर है वो शेप के ड्रॉ करने के हैं और इन डिस्क्रिप्शन के जिस तरह मैंने समराइज फॉर्म में यहाँ पे लिखा है जी ये लिखने के हैं। तो कम से कम ये चीज़ तो लाजमी देनी है। इसके अलावा जो आप इजाफी चीज़ देंगे वो आप दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों को मेंशन करना ये ज़रूरी है और इसी तरह मेंशन करना ये भी ज़रूरी है। इथीन के स्ट्रक्चर पे बात करने जाएंगे जी। मीथेन और इथीन का आपने स्ट्रक्चर देख लिया, ये दोनों ही आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे और इसके अंदर मौजूद सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा थे। अब इथीन और इथाइन के जो 2 कंपाउंड्स की बात करने जा रहा हूं मैं, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड भी आएंगे, पाई बॉन्ड भी आएंगे। तो जरा इसे ध्यान से देखिएगा। तो इथीन का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। इथीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जी और अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर है जी और इसके अंदर 2 कार्बन मौजूद है जी। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है C2H4। इथीन को इथाइलिन भी कहते हैं जी। तो ये भी आपके दिमाग में रहा, इम्तिहान में कभी कभी आ जाता है भाई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो इथीन का स्ट्रक्चर है वही इथाइलिन का भी स्ट्रक्चर है क्योंकि इथीन का दूसरा ही नाम क्या है जी, इथाइलिन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये भी स्टार्ट होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है जी। s ऑर्बिटल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड है जी। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के पास 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2 है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर s के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है लेकिन p के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है जी। जब ये बॉन्डिंग करने जाता है या हाइब्रिडाइजेशन करने जाता है, कार्बन एटम सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को वैकेंट p ऑर्बिटल के अंदर भेज देता है और ये और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कार्बन के तमाम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जी, अनपेयर्ड होते हैं। अब क्या होना है जी, अब आपको ये जरा यहाँ अब आपको तवज्जो की जरूरत है जी कि कितने ऑर्बिटल्स ने इंटरमिक्स होना है और इनमें से कितने ऑर्बिटल ने इंटरमिक्स नहीं होना। इसका फैसला आप करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको इसका फार्मूला पता है जी, इसका फार्मूला है C2H4। अब आप क्या कीजिए, अब आप इसको बॉन्ड की फॉर्म में लिखिए। तो आप लिखेंगे कार्बन कार्बन, ये 4 हाइड्रोजन है ना जी, तो आप इनको आधा कीजिए तो 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के पास जाएंगे, 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के पास जाएंगे। कार्बन की आपने चारों वैलेंसी को पूरा करने के लिए कार्बन कार्बन के दरमियान क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब इस डबल बॉन्ड को भूल जाएं क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब ये है जी कि ये आपकी
पाई बॉन्डिंग है, यानी ये आपकी पैरेलल ओवरलैपिंग है जी। और ये जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के दरमियान होती है। तो वो ऑर्बिटल जो इंटरमिक्स होते हैं जी, ये वो ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ इंटरमिक्स होते हैं जिन्हें सिग्मा बॉन्ड बनाना पड़ता है जी, क्योंकि इथीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड भी है और एक पाई बॉन्ड भी है। एक पाई बॉन्ड होने का मतलब है जी कि इनमें से एक ऑर्बिटल यानी ये जो पी ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। ये जो चार ऑर्बिटल है इनमें से तीन इंटरमिक्स होंगे और चौथा अनहाइब्रिडाइज रहेगा। जो अनहाइब्रिडाइज रहेगा वो जाके पाई बॉन्ड बनाएगा और जो इंटरमिक्स होंगे वो क्या बनाएंगे, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे जी। तो आप इस डबल बॉन्ड को यानी डबल बॉन्ड को भूल जाइए। और अब आप देखिए कार्बन ने दो बॉन्ड बनाने हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ये सिग्मा है। और कार्बन ने एक बॉन्ड बनाना है किसके साथ, कार्बन के साथ, वो भी सिग्मा है। एक कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है वो पाई, तो पाई बॉन्ड को हटाइए। तो कार्बन ने कुल कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, तीन सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। इसका मतलब है तीन ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे जी। तो यहाँ पे आपने s ऑर्बिटल बनाया, उसके बाद px ऑर्बिटल बनाया, उसके बाद आपने py ऑर्बिटल बनाया और ये तीन ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। जब तीन ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे तो sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल मिलेंगे और इनकी कुल तादाद कितनी होगी, तीन होगी, क्योंकि तीन ही इंटरमिक्स हो रहे हैं जी। इनका नाम क्या होगा, क्योंकि नया है, इसको जरा फोकस कर लें जी। एक s ऑर्बिटल है और दो p ऑर्बिटल है, इसलिए इनको sp2 कहेंगे। इससे पहले तक आपने पढ़ा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी क्या थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है जी कि एक s और दो p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हों। तो जितने मिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स बनते हैं और उसी के हिसाब से इनका नाम होता है जी। तो ये कहलाते हैं sp1 p2। तो sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल कहलाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है, क्योंकि तीन इंटरमिक्स हुए हैं इसलिए इनकी तादाद भी क्या होगी जी, तीन होगी। तो ये तीन आपको sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अब क्या होना है जी, और ये जो ऑर्बिटल है यानी pz ऑर्बिटल ये अनहाइब्रिडाइज रहा। अनहाइब्रिडाइज का मतलब ये जी इसकी शक्ल तब्दील नहीं हुई, इसकी शेप तब्दील नहीं हुई। ये किस तरह से मौजूद होगा इस पे अभी हम बात करेंगे। अच्छा जी, अब जो इथीन के तीन sp3 sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स हैं ये आप अपने आप को अरेंज करेंगे और अरेंज करेंगे एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री जी। तो ये आपकी शेप आ गई जी। ये 3 sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल है और ये इस तरह से अरेंज हुए हैं कि इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम है, यानी इनके दरमियान मैक्सिमम एंगल है जो कि 120 डिग्री का है जी। और ये जो शेप है वो ट्राइगोनल शेप कहलाती है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये जो अभी आपको ऑर्बिटल्स दिखाए हैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स शामिल हैं, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स शामिल नहीं है जी। तो ये आपने ऑर्बिटल्स को देखा जी। और ये जो हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स हैं जी ये अरेंज हुए हैं ट्राइगोनल स्ट्रक्चर के अंदर जी। और इस स्लाइड के अंदर हमने अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नहीं दिखाए। अब इसी के डायग्राम के अंदर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को किस तरह से दिखाया जाएगा आइए देखते हैं जी। तो ये आपको अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं जी, जो इस प्लेन के जिसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। इस प्लेन के एक ऑर्बिटल ऊपर और एक ऑर्बिटल, ये एक ही ऑर्बिटल है जी, इसकी एक लोब ऊपर और एक लोब नीचे नजर आ रही है, यानी ये इस हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर मौजूद हैं जी। तो ये आपकी sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स हैं जी। और इसके अंदर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स भी शामिल है, क्योंकि इनको भी आपने आगे जाके बॉन्डिंग के अंदर इस्तेमाल करना है जी। तो मैंने यहाँ पर भी आपको वाजे करके दिखा दिए। इससे पहले वाली डायग्राम के अंदर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मौजूद नहीं थे, इस डायग्राम के अंदर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स भी मौजूद हैं। अच्छा जनाब, अब क्या होना है जी, अब इथीन है और इथीन के अंदर दो कार्बन है। तो सबसे पहले ये दो sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल ये आपस में लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे और इसके नतीजे में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखते हैं किस तरह से बनेगा जी। तो इन्होंने लीनियर ओवरलैपिंग की, ये पहले sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल और ये दूसरे sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल और इन्होंने लीनियर ओवरलैपिंग की है। तो इसके नतीजे में क्या मिला है, ये सिग्मा बॉन्ड मिला है। और क्योंकि इसका नाम sp2 है और दूसरे वाले का नाम भी sp2 है और लीनियर ओवरलैपिंग हुई है, इसलिए ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, सिग्मा sp2 bond कहलाएगा।
तो ये पहले किस्म का सिग्मा बॉन्ड है जो कार्बन कार्बन के दरमियान है। अब आपको ये 4 लोब्स खाली नजर आ रही हैं जी, तो इस पे कौन आके ओवरलैप करेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन आके ओवरलैप करेगा और वो भी लीनियर ओवरलैपिंग होंगी। तो ये आपको एक सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहा है और 4 लोब्स खाली नजर आ रही हैं। अब इस पे 4 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल ने आके ओवरलैपिंग करनी है जी, और ये लीनियर ओवरलैपिंग है जिसके नतीजे में आपको सिग्मा बॉन्ड मिलना है जी। तो ये पहले हाइड्रोजन ने आके इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की लोब को ओवरलैप किया, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन, और इसके नतीजे में ये जो आपको बॉन्ड नजर आ रहा है लीनियर ओवरलैपिंग है, इसलिए इसको सिग्मा कहेंगे। इस लोब का नाम क्या है? sp2, इसलिए आपने sp2 लिखा। हाइड्रोजन के ऑर्बिटल का नाम क्या है जी? s है जी, तो ये है सिग्मा sp2s बॉन्ड, और ये चारों एक जैसे बॉन्ड है जी। तो इस स्लाइड के अंदर अब आपको 5 सिग्मा बॉन्ड वादे तौर पर नजर आ रहे हैं। ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है, ये है सिग्मा sp2 और बाकी जो 4 सिग्मा बॉन्ड है वो चारों एक जैसे हैं और इनका नाम है सिग्मा sp2s। यहां तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ लीनियर ओवरलैपिंग और सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहा है जी। अब जब मैं पाई बॉन्डिंग की बात करने जाऊंगा तो पाई बॉन्डिंग में अब मुझे जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है अब मुझे वो लाजमी शो करना पड़ेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से शो करना पड़ेंगे जो मैंने आपको पीछे शो करके दिखाए थे। अब पैरेलल ओवरलैपिंग की बात करने जा रहे हैं जी। तो लीनियर ओवरलैपिंग तो आपने जो करी थी वो ही आपने दिखाई थी। पैरेलल ओवरलैपिंग की बात करने जा रहे हैं। पैरेलल ओवरलैपिंग में आपने वो ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज थे उसको यहाँ पर दिखा दिया जी। अब आपको यहाँ पे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा होगा जी कि ये प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर, ठीक है जी, कौन मौजूद है? अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स मौजूद है, और ये अब पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे जिसको डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है जी। तो ये दो बॉन्ड नहीं है बल्कि इस लाइन का मतलब है ये ऊपर वाले ओवरलैप करेंगे, ऊपर वाली लोब्स आपस में ओवरलैप करेंगी, नीचे वाली लोब आपस में ओवरलैप करेंगी और इसके नतीजे में पाई बॉन्ड मिलेगा। और ये पाई बॉन्ड क्या कहलाएगा? क्योंकि अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल pz था तो ये पाई pz, ये भी pz है और ये भी क्या है जी? pz है, तो ये पाई pz बॉन्ड कहलाता है। यह आप इस तस्वीर के अंदर अब आपको तमाम सिग्मा बॉन्ड और तमाम पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं। इसका रिव्यू लेते हैं जी। तो कुल कितने सिग्मा बॉन्ड है? ये पहला जिसका नाम है sp2 और 4 जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या है? sp2s। तो कुल 5 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक पाई बॉन्ड है जिसका नाम है pz। इस बात का ख्याल रखिएगा कि पाई जो बॉन्डिंग होती है वो सिग्मा से वीक होती है, और ये जो 2 डैश आपने शो करे इसका मतलब 2 बॉन्ड नहीं, इसका मतलब एक बॉन्ड है जी। यानी ये बॉन्ड मुकम्मल होता है, ऊपर वाले लोब अलग से ओवरलैपिंग करते हैं, नीचे वाले लोब अलग से ओवरलैपिंग करते हैं, और ये जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड में होता है, उसको सराउंड किया हुआ होता है जी। तो ये 2 लाइनों से एक ही बॉन्ड शो होता है, इसको आप 2 मत समझ लीजिएगा। इस कंपाउंड के अंदर कुल 6 कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें से 5 सिग्मा और 1 पाई है। अब इसी को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो इथीन का स्ट्रक्चर आपके सामने है जो आपने बनाना सीखा, उसको यहाँ पे दोबारा से आपने ड्रॉ किया। कुल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? 6 कोवेलेंट बॉन्ड है जी। उसमें से कितने सिग्मा है? 5 सिग्मा बॉन्ड है। ये पहला सिग्मा बॉन्ड और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 5 सिग्मा बॉन्ड है जी। कितने पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड है, ये आपको नजर आ रहा है। अब आप ये ऊपर और नीचे को मिला के यहाँ पे एक काउंट होता है, तो सिग्मा पाई बॉन्ड कितना है? एक है जी। सिग्मा बॉन्ड कितने किस्म के हैं ये अब आप जानते हैं जी। ये वाला जो सिग्मा है वो सिग्मा sp2 है जी, और ये जो सिग्मा है वो क्या है? सिग्मा sp2s है। सिग्मा sp2 सिर्फ एक है जी, और सिग्मा sp2s कुल कितने हैं? 4 हैं, जिसको आपने यहाँ पर मेंशन किया। पाई बॉन्ड सिर्फ एक है और पाई का नाम क्या है जी? पाई pz, जिसको आपने यहाँ पर मेंशन किया उसकी क्वांटिटी के साथ। तो यहाँ पे अब आपकी 6 की गिनती पूरी हो गई, 4 5 6, तो आपने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया। अब आपने क्या लिखना है जी? बॉन्ड एंगल लिखना है। बॉन्ड एंगल आप जानते हैं 120 एंगल है, और शेप आप जानते हैं क्या है जी? ट्राइगोनल है। इसमें भी इसको आधा करके शेप देखी जाती है। तो ये पहला ट्राइगोनल आपको नजर आ रहा है और यहाँ से फिर आपको दूसरा ट्राइगोनल नजर आ रहा है जी। तो यहाँ पर जब भी कार्बन कार्बन की बॉन्ड की बात करें या कार्बन की चेन की तादाद की चेन को बढ़ाते जाएं तो कॉर्नर से आप क्या शेप का अंदाजा लगाते हैं जी।
तो यहाँ पे क्योंकि दोनों ही तरफ एक ही दो कार्बन है तो दोनों ही कॉर्नर पे है जी, तो किसी भी एक कार्बन के को अलहदा करके उसकी शक्ल देख लें, जो शक्ल बनेगी वही इस मॉलिक्यूल का शेप होगा। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि इथीन का सवाल, इथीन का स्ट्रक्चर अगर इम्तिहान में ड्रॉ करने के लिए आ जाए तो अल्फाज लिखना चाहें आप बिल्कुल अल्फाज लिखें, बहुत अच्छा है जी, लेकिन अल्फाज के साथ जिस चीज पे नंबर मिलते हैं उसमें इस तस्वीर का मुकम्मल तौर पे, जिस तरह यहाँ पे मुकम्मल तौर पे ड्रॉ करके दिखाइए, इसका मुकम्मल तौर पे ड्रॉ करके दिखाना ये अहम है जी। बहुत अच्छा है जी कि आप मुख्तलिफ किस्म के सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को वाजे कर दें, लेबल कर दें, बहुत ही अच्छा है जी। और डिस्क्रिप्शन का इसी तरीके से जिस तरह से मैंने लिखी है उस तरह से लिखना जरूरी है। अल्फाज में इसी डिस्क्रिप्शन को अल्फाजों की फॉर्म में लिखा जाता है। बहुत अच्छा है कि आप अल्फाजों की फॉर्म में लिखें। अगर अल्फाजों की फॉर्म में ना लिखें तो ये जो डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे दी है जी, यही डिस्क्रिप्शन अल्फाजों की फॉर्म में लिखी जाती है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इस तरह से वाजे करके लिखना जरूरी है, क्योंकि इम्तिहान में इन्हीं चीजों को चेक किया जाता है और इसी चीज पे आपको नंबर मिलते हैं जी। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल का ड्रॉ करना और डिस्क्रिप्शन का लिखना, ये दोनों चीजें इम्तिहान के लिए लाजिम मलजूम है। अब हम इथाइन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना जाएंगे और इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि इथाइन को एसिटाइलिन भी कहते हैं, तो ये एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर भी कहलाता है जी। इथाइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इथाइन के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं जी कि कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है जी। किसी भी दो एलिमेंट के दरमियान एक से ज्यादा जो बॉन्ड होते हैं जी वो क्या होते हैं जी, वो पाए होते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो 3 बॉन्ड का मतलब है इसमें सिर्फ एक सिग्मा होगा, 2 क्या होंगे जी, पाए होंगे। अभी आपने इथीन की केस में पढ़ा जी 2 बॉन्ड थे जी, तो एक सिग्मा था एक पाए था। तो यहाँ एक नई बात है, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं आती है तो यहाँ पे आप बात देख लें जी कि किसी भी दो एटम के दरमियान अगर एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिग्मा होगा, बाकी तमाम क्या होंगे जी, पाए होंगे जी। तो इथाइन के बारे में आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका मतलब है इथाइन के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है और रह जाने वाले 2 जो बॉन्ड है वो क्या है जी, पाए बॉन्ड है। तो इथाइन पहला मेंबर है अल्काइन फैमिली का और इसके अंदर 2 कार्बन होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जी C2H2 और इसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड भी आपके सामने है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी स्ट्रक्चर पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं जी कि इसके अंदर किस किस्म की हाइब्रिडाइजेशन होती है जी। तो आप इन पाई बॉन्डों को हटा दें जी, पाई बॉन्ड को अगर आप भूल जाएं तो एक सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है। इसका मतलब है कि कार्बन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाना है और एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाना है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनने हैं। इसका मतलब है 2 ही ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में हिस्सा लेंगे, एक S एक P, और ये हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बात स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन के पास 1 है, 1s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। s ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि अनपेयर्ड। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2 है जी। ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, जिसके अंदर s ऑर्बिटल के अंदर इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल्स के अंदर इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और pz ऑर्बिटल वैकेंट होता है। जब ये बॉन्डिंग करने जाता है, ये हाइब्रिडाइजेशन करने जाता है, तो इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करके इस वैकेंट pz ऑर्बिटल के अंदर भेज देता है और ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, जिसके अंदर कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन करने जानी है तो मैंने भी आपसे पीछे बात की और मैंने आपको पीछे बताया जी कि फॉर्मूला इसका है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। आप इसको बीच में से ब्रेक कीजिए, पाई बॉन्ड को हटा दीजिए, तो एक कार्बन ने एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाना है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाना है और ये 2 बॉन्ड सिग्मा है। बाकी जो 2 बॉन्ड कार्बन ने कार्बन के साथ बनाने हैं वो दोनों पाए हैं जी। और जब हाइब्रिडाइजेशन करने जाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटल को इंटरमिक्स किया जाता है जो कि सिग्मा बॉन्डिंग करने जाएंगे। तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, इसलिए s ऑर्बिटल और px ऑर्बिटल ये इंटरमिक्स होंगे।
और क्योंकि जब ये दो इंटरमिक्स हो रहे हैं तो इसके नतीजे में जो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे उनकी तादाद भी 2 होगी, तो आपको 2 यानी 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। देखिए इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम sp है क्योंकि इसमें सिर्फ एक s और सिर्फ एक p इंटरमिक्स हुआ है, उसी वजह से इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है जी। और दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जो कि अनहाइब्रिडाइज हैं जी, तो ये किस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ मौजूद होंगे ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ बस आपने इस बात का ख्याल रखना है, ये दो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिसमें से पी वाई है और दूसरा ऑर्बिटल पी जेड है, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, तो ये अपनी शेप को बरकरार रखेंगे और ये आपके अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहलाते हैं। और जिस प्लेन पर आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग में हिस्सा लेके पाई बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इनकी तादाद 2 है तो ये 2 ही पाई बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा जी, जो ये 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करेंगे, ये आप अरेंज होंगे और अरेंज होंगे इस तरह के इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो और मैक्सिमम एंगल हो ताकि रिपल्जन मिनिमम हो, तो ये 180 डिग्री के एंगल पर अरेंज होते हैं जी। तो ये दोनों अरेंज होके क्या बनाएंगे जी, sp2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स शो किए गए हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल शो किए गए हैं, इसके अंदर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स को नहीं दिखाया गया। तो अगर आप इनके साथ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स को दिखाएंगे जी तो ये आप देख लें जी, तो ये पहले यानी पी वाई अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और ये पी जेड अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो क्योंकि इनकी आपको आगे जरूरत पड़नी है तो इस डायग्राम के अंदर मैंने अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स को बना के भी दिखा दिया। तो विदाउट अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इसका जो शेप है वो डायगोनल शेप कहलाती है जी। इस शेप को आप लीनियर शेप भी कहते हैं और एंगल 180 डिग्री है। और अगर इसके साथ आप अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स को शामिल कर लेंगे तो शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो पाई बॉन्डिंग करने जा रहे हैं इनका शेप से कोई लेना देना नहीं है जी, तो ये शेप पर कोई असर नहीं डालते, बेसिकली ये शेप के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं होते जी। तो ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्योंकि आगे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा पाई बॉन्डिंग के अंदर, तो ये किस तरह से मौजूद होंगे वो आपको दिखा दिए जी। तो ये जो है ये 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है जी, जिसके साथ अनहाइब्रिडाइज पी वाई ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल्स को भी दिखाया गया है। अब सिग्मा बॉन्डिंग होनी है जी, लीनियर ओवरलैपिंग होनी है। ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये दो आपस में क्या करेंगे, लीनियरली ओवरलैप करेंगे और उसके नतीजे में आपको पहला सिग्मा बॉन्ड बनेगा जी। ये आपके सामने है जी, तो ये पहली लोब और ये दूसरी लोब, और इन्होंने क्या कर लिया जी, ओवरलैप कर लिया और ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या मिला जी, सिग्मा बॉन्ड मिला। तो ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड बना है जी, जो लीनियर ओवरलैपिंग के नतीजे में आपको मिला है जी, ये आपका सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। और इस लोब का नाम भी sp था, यानी इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम भी sp था, और जो दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका नाम भी sp है, इसलिए इस सिग्मा बॉन्ड का नाम है सिग्मा sp। तो ये पहला सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब आपको दो लोब्स खाली नजर आ रही हैं जी, तो इसका मतलब है दो हाइड्रोजन को इन लोब्स पे आके ओवरलैप करना है जी। तो ये अब आपके सामने है जी। अब दो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल इन लोब्स को आके लीनियरली ओवरलैप करेंगे और उसके नतीजे में फिर सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, और इस सिग्मा बॉन्ड का नाम क्या होगा, ये जो आपको पर्पल कलर का नजर आ रहा है इसका नाम है sp, और ये जो हाइड्रोजन का नजर आ रहा है ये आपका s ऑर्बिटल है, तो इस सिग्मा बॉन्ड का नाम होगा सिग्मा sps बॉन्ड। और इनकी कुल तादाद कितनी है जी, 2 है जी। तो आपको 3 सिग्मा बॉन्ड इस डायग्राम के अंदर वाजे नजर आ रहे हैं, एक वॉयलेट कलर में नजर आ रहा है, डार्क वॉयलेट कलर के अंदर ओवरलैपिंग आपको वाजे नजर आ रही है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और इसका नाम है सिग्मा sp। और दो जो आपको नजर आ रहे हैं जी हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान, ये है सिग्मा sps बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड आपको वाजे तौर पर नजर आ रहे हैं जी। अब आप पैरेलल ओवरलैपिंग देखने जाएंगे जी, तो ये सिग्मा बॉन्ड की सिग्मा बॉन्ड अब आपके सामने है जी, जो आपने इससे पहले सीखे किस तरह सिग्मा बॉन्ड बने जी। अब हम पैरेलल ओवरलैपिंग को देखने जा रहे हैं जी। ये कार्बन के पी वाई अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं जी, ये आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा, जो पैरेलल ओवरलैपिंग है उसको साइडवेज ओवरलैपिंग भी कहते हैं, ऊपर से अलग होती है नीचे से अलहदा होती है, और ये दोनों तरफ से जब ये ओवरलैप हो जाते हैं तो उसके नतीजे में एक पाई बॉन्ड मिलता है जी।
तो ये पहला पाई बॉन्ड आपके सामने है, ये दूसरा पाई बॉन्ड, ये अब आपको pz ऑर्बिटल्स, pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं। अब ये भी पैरेलल और ओवरलैपिंग करेंगे, ऊपर से अलग करेंगे, नीचे से अलग करेंगे और उसके नतीजे में आपको एक और पाई बॉन्ड मिल जाएगा। तो आपको दो पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, एक है पाई पी वाई बॉन्ड जो वायलेट से शो हो रहा है, एक है जी पाई पी जेड बॉन्ड। तो दो पाई बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं जी, एक ब्लू से शो करके दिखाया है, एक वॉयलेट से शो करके दिखाया है। तो यहाँ इस डायग्राम के अंदर अब आपको पांचों कोवेलेंट बॉन्ड वाजे हो गए जी। ये पहला सिग्मा बॉन्ड है जो सिग्मा एस पी है, ये दो मजीद सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा एस है, और दो पाई बॉन्ड है, एक पाई पी वाई है और दूसरा पाई पी जेड है। तो पांचों कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें से तीन सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है वो अब आप इस तस्वीर के अंदर आपके सामने वाजे हैं। अब इथाइन को इसको समराइज करने जा रहे हैं। इथाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपने दिखा दिया और इम्तिहान में ये तमाम चीजें जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपने इम्तिहान में लाजमी लिखनी है, इसके बगैर आपका सवाल मुकम्मल नहीं होगा। तो इथाइन की तस्वीर आपने बनाई है जो आपने मुख्तलिफ स्टेप में पीछे सीखी थी, तो कम से कम ये डायग्राम आपने लाजमी ड्रॉ करनी है, डायरेक्ट ड्रॉ कर दें, कोई मसला नहीं है, और ये डिस्क्रिप्शन आपने लाजमी लिखनी है। तो टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं जी? 5। उसमें से सिग्मा बॉन्ड कितने हैं जी? 3 जो आपको इस लाइन के अंदर नजर आ रहे हैं जी। पाई बॉन्ड कितने हैं जो आपको ऊपर और नीचे नजर आ रहे हैं? ये दो को मिला के एक काउंट होता है, तो पाई बॉन्ड कुल हैं 2। सिग्मा कितने किस्म के हैं जी? तो ये पहली किस्म का सिग्मा है जिसको सिग्मा एसपी कहते हैं, ये दूसरी किस्म का सिग्मा है जिसको सिग्मा एसपीएस कहते हैं। तो दो आपको सिग्मा बॉन्ड, कुल 3 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं, एसपी 1 है और एसपीएस 2 है जी जिसको आपने मेंशन किया। पाई बॉन्ड आपको कितने नजर आ रहे हैं? 2 नजर आ रहे हैं, एक पाई पी वाई है, दूसरा पाई पी जेड है जी। तो ये आपने लिख दिया जी। तो कुल 5 बॉन्ड आपने यहाँ पे गिनवाए, एक सिग्मा एसपी, 2 सिग्मा एसपीएस, तो कुल 3 हो गए, एक पाई पी वाई, एक पाई पी जेड, तो कुल 5 बॉन्ड आपने यहाँ पर गिनवा दिए जी। बॉन्ड एंगल अब आपके सामने है 180 डिग्री और शेप आपके सामने है जी डायगोनल। तो इथाइन की शेप भी आपने इम्तिहान में देनी होती है और डिस्क्रिप्शन भी आपको इम्तिहान में देनी, कम से कम ये तो आपने लाजमी मेंशन करना है। अगर अल्फाजों की फॉर्म में मजीद आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम ये दोनों चीजें आपने लाजमी लिखनी है, यानी इस सवाल का लाजमी जुज ये है जी। तो आज का जो लेक्चर था उसके अंदर आपने मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर मीथेन, इथेन, इथीन और इथाइन, इनके स्ट्रक्चर को ब्रीफली स्टडी किया जी। स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ होते हैं ये आपने सीखे। अगर आप इन्हें ड्रॉ करेंगे तो इस लेक्चर का आपको फायदा होना है। तो आप इन स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए ताकि आपको इससे, इस लेक्चर से ज्यादा फायदा हो, क्योंकि असल में इन शेप को ड्रॉ करने पे महारत हासिल करना ये खास बात है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने मीथेन, इथेन, इथीन और इथाइन के शेप को ड्रॉ करना सीखा। अब इम्तिहानात में इसके सवालात लाजमी आते हैं, किस तरह से आए हुए हैं इसको देखते हैं। तो ये पहला सवाल आया हुआ है जी, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इथेन एंड डिस्कस इट्स ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। डिस्कस का वर्ड आया है, इसका मतलब है आपको अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। तो आपने ये डिस्क्रिप्शन लिखी है जी, जो बातें मैंने आपको डायग्राम की फॉर्म में समझाई हैं वही बातें यहाँ पर अल्फाजों की फॉर्म में लिखी हुई हैं जी। तो इन अल्फाजों की फॉर्म में आपने इसको एक्सप्लेन किया और उसके बाद जो अहम चीज है जी वो ये है जी कि आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना है। जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया और इसकी डिस्क्रिप्शन आपने दिखानी है। तो स्ट्रक्चर और डिस्क्रिप्शन ये इंतहाई अहम है जी, और जो अल्फाज जो मैंने पीछे लिखे हुए थे जी वो इसके सपोर्टिंग के अंदर हैं जी। तो ये सवाल आपका मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन ये दोनों चीजें आपने लाजमी लिखनी है, ये इस सवाल का अहम तरीन जुज है। लेबल कर दें तो भी बहुत अच्छा है। सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और लिखा हुआ है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन और इथाइलिन। तो इथीन भी आ सकता है इम्तिहान में, इथाइलिन भी आ सकता है, दोनों एक ही कंपाउंड के नाम है जी।
तो ये अब आपने कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है जी। तो जो कुछ भी मैंने आपको तस्वीरी शक्ल में करके दिखाया है वही तमाम चीज़ें यहाँ पे अल्फाजों की फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, यकीनन आपको ये समझ में आ जाएंगी जी। तो ये अल्फाजों की फॉर्म में आपने इसको डिस्क्राइब कर दिया। अब असल काम करना है जी, और वो आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना है। तो आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया और उसके बाद फिर आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी। अगर आप इसको लेबल भी कर दें तो बहुत ही अच्छा है जी। तो ये आपका सवाल मुकम्मल हो गया। मैं इसको शॉर्ट इसलिए सिखा रहा हूँ जी क्योंकि तमाम स्ट्रक्चर में पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और देखें मुख्तलिफ तरीके से एक ही सवाल को पूछा गया है जी। लिखा हुआ है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन, इथाइन का दूसरा नाम है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, एक ही बात है जी। सवाल आया है ड्रॉ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल, ब्रीफली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एंड देयर बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन का तस्करा करना है। जब आप डिस्क्रिप्शन लिखने जाएंगे तो उसमें खुद ब खुद हाइब्रिडाइजेशन का तस्करा हो जाएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन इथाइन के अंदर होती है। तो अल्फाजों की फॉर्म में आपने जो कुछ लिखना है वो स्लाइड के अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये तमाम बातें मैंने तस्वीरी शक्ल में आपको समझाई हैं जो यहाँ पर इम्तिहान में अल्फाजों की फॉर्म में पूछी गई हैं। तो आपने अल्फाज यहाँ पे अल्फाजों की फॉर्म में आपने बयान की। डिस्क्रिप्शन अब आपके सामने है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, यकीनन आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी जी। और असल क्या है जी, इसकी शक्ल को बनाना, इसकी शेप को ड्रॉ करना। तो ये शेप को ड्रॉ किया और उसके बाद डिस्क्रिप्शन को मेंशन करना और उसके बाद अगर आप इसकी लेबलिंग भी कर दें तो बहुत ही अच्छा है जी। तो ये इथाइन का सवाल आपने देखा, इसका किस तरह से जवाब दिया जाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर आपने मीथेन, इथेन, इथीन और इथाइन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखा। हर साल इम्तिहान के अंदर इन चार में से कोई एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है जी, और 4 नंबर का उमूमन ये सवाल आता है जी। तो इन चारों स्ट्रक्चर पे आप कमांड हासिल करें तो आपके 4 नंबर यहाँ से भी निकल के आएंगे जी। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पे कमांड हासिल आपको होनी चाहिए जी, और डिस्क्रिप्शन पे आपको महारत होनी चाहिए जी। तो अल्फाजों की फॉर्म में लिखना कोई मुश्किल नहीं है। इन पीछे वाली स्लाइड्स को पढ़िएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा जी कि सिर्फ और सिर्फ जो महारत हासिल करनी है वो डिस्क्रिप्शन लिखने पे महारत हासिल करनी है। और अगर आपको शेप ड्रॉ करना आता है तो फिर आपके लिए डिस्क्रिप्शन लिखना भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे ज्यादा फोकस करें इस शेप के ड्रॉ करने पर। उसके बाद जो दूसरी अहम चीज है वो है जी डिस्क्रिप्शन के लिखने पर। और उसके बाद जो तीसरी अहमियत है वो किसकी है जी, अल्फाजों की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन को बयान करने की है जी। तो इस तरह से आपको चलेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर पे कमांड आराम से हासिल हो जाएगा जी। केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इस लेक्चर सीरीज का जिसके एक्सटेंशन पे हम चंद बातें को डिस्कस कर रहे थे उसका बिल्कुल आखिरी टॉपिक है जी, और वो है जी बेंजीन के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे जी। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत वसी है जी, इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लेंगे जी। और मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ जी। किक्यूल ने बेंजीन के स्ट्रक्चर को पहली बार प्रपोज किया था जी। तो उसने जो प्रपोजल किया था उस पर हम बात करने जाएंगे, और उसके बाद इसी हाइब्राइड ऑर्बिटल थ्योरी से, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, उसके जरिए बेंजीन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखेंगे। और बेंजीन का स्ट्रक्चर भी ये 2 सवाल बेसिकली हैं जो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। कभी क्यूक्यूल का स्ट्रक्चर इम्तिहान में आया हुआ होता है, कभी एमओटी बेंजीन की आए। तो बेंजीन का भी ये जो 2 सवाल हम डिस्कस करने जाएंगे अगले लेक्चर के अंदर, इसमें से भी कोई एक सवाल लाजमी आपके पेपर का हिस्सा होता है जी। तो ये तमाम चीजें हम इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी जिसके अंदर बेंजीन के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।